Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe. Yes students, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है जूझ, रिटन बाय आनंद यादव। जूझ क्या होता है? जूझ होता है कोशिश, प्रयत्न। तो इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन के जो संघर्ष हैं, अपने जीवन के जो प्रयत्न हैं, उनका वर्णन किया है। लेखक का नाम है आनंद यादव। बचपन में इसको आनंदा नाम से पुकारा जाता था। तो लेखक ने पढ़ने के लिए कितने संघर्ष किए, कितने प्रयत्न किए, इन सब को वो इस पाठ में बताता है। छोटा सा था, इसके पिता इसको पढ़ने नहीं देते थे, तो माता ने काफ़ी प्रयास किए और शहर के मुखिया से शिकायत, जो गांव का उनका मुखिया था, उसको शिकायत की, जिसने उसकी काफ़ी हेल्प की पढ़ने में। लेकिन लेखक भी काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था, काफ़ी जुझारू था और इसने इतने प्रयास किए कि इतना बड़ा लेखक बन गया, जिसका पाठ आप अभी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाठ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, ये लेखक अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती। वो अपने पिता को बुलाता था, दादा, कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, कि मारेगा मुझे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी जो उसके दादा के समय था, उसके ग्रैंडफादर के समय था, वह उसके पिता के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अभी किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहा है कि उसकी तरह मैं कुछ कारोबार कर लूंगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते हैं। वो सोचता रहता था कि खेती में कुछ नहीं रखा, जो उसके दादा के टाइम था वो उसके पिता ने खत्म कर दिया सब कुछ, तो मैं क्या कर पाऊंगा। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। अब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। अब कोई चीज़ ज़्यादा हो और उसकी डिमांड कम हो तो उसके भाव गिर जाते हैं। वो कहता है गुड़ की इतनी खेती हो जाती थी, मतलब गुड़ इतना आ जाता था कि उसके भाव कम हो जाते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता, यानी उसके खेत का गुड़ जो नंबर 3 पर आता था। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मन था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू होता था। तो सबसे पहले गुड़ वो गन्ने की खेती करना शुरू कर देते थे। इस कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ काम, वह इस पर भी शुरू हुआ और हमें उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भरकर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात करनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। अब वो सोच रहा था कि अपनी माँ से पढ़ाई की बात करे कि वो पढ़ना चाहता है। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। अब ये अपने पति के बारे में बोल रही है कि वो गुर्राने लगता है, झाड़ने लगता है मुझे। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई तक बैठा हुआ था। अब मल्ला यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं है, रह गया है। इसलिए कहता हूँ तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। दत्ता जी राव वहाँ के मुखिया थे उस गांव के। आज रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो दादा को ठीक से समझा देंगे। यानी दत्ता जी राव से अगर हम कहेंगे तो वो पिता से बात कर लेंगे और मुझे पढ़ने के लिए भेजेंगे। माँ ने क्या कहा? ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की
लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन समझती थी, पढ़ने के लिए तड़पता था आनंद, क्योंकि दूसरे बच्चे पढ़ने जाते थे तो उसका मन बहुत होता था कि वो भी पढ़े। 7वीं तक पढ़ने की उसकी मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं। रखमाबाई वहाँ की एक लेडी थी जो नाचने गाने का काम करती थी बाजार में, और जो उसके पिता थे सारा दिन वहीं पे बैठे रहते थे, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करके मुझे खेती में जोत दिया है। यानी वो खुद तो सारा दिन घूमता रहता था, गांव में कोई काम नहीं करता था और बच्चे को काम पर लगा रखा है। ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और परीक्षा की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। 5वीं में उसको पढ़ाई छुड़वा दी थी, लेकिन अब जनवरी का महीना था, ये सोच रहा था कि अगर अभी पढ़ना शुरू कर दूं तो ये साल मेरा बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम है नहीं, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, वह जब आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा। यानी लड़के को बोला कि तू भी आ जाना थोड़ी देर बाद। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। यानी उनके आने के बारे में उसके पिता को पता ना चले। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। अब ये दत्ताजी राव आनंदा से बोल रहे हैं। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा भर बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा बहुत दिन से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा, यानी कि बड़ी व्याकुलता से पूछा। मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। वो बड़ा खुश हो गया कि मुझे दत्ताजी राव ने बुलाया है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है, यानी कि खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना किया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़े हुए। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीत जाने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है मैं मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई।
देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किसी तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। यानी उसके जो पिता थे वो अपने कुछ वो दे रहे थे, तर्क दे रहे थे, यानी एक्सक्यूज दे रहे थे, लेकिन दत्ताजी राव ने उनको स्वीकार ही नहीं किया और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल मारा नहीं जाए इसका ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर और यहाँ पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने कब मना किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। अभी उसके पिताजी फिर से बहाना बना रहे हैं। कैसी आदत? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाकर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में ही नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर पढ़ना लिखना बंद करा देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आधे वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उनका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पढ़ाई 11 बजे होती है, दिन निकलते खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगना चाहिए, खेत पर सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही बस पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर यानी जानवर, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? अब ये सब उसने शर्तें रखी थी कि पढ़ाई तो तुम्हारी 11 बजे होती है, उससे पहले तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या आनंदा जो था वो स्कूल गया, स्कूल जाकर उसने क्या क्या किया, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, क्या वो पढ़ने में होशियार हुआ, कैसे उसने पढ़ाई करी, उसके कौन से दोस्त बने। तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के पार्ट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।